नमस्कार जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं डेली एक चैप्टर शिक्षक भर्ती का, तो उसी के तहत शुरू करने जा रहे हैं। आज ये एनवायरनमेंट का लेक्चर पहला है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जानेंगे कि देखिए, एक चीज़ में बिल्कुल एक लेक्चर में पूरा एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट है सब्जेक्ट, लेक्चर ये पहला है और इसमें देखेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ठीक है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, पर्यावरण, परिस्थिति एवं परिस्थिति तंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको जिसके लिए आप सपना देखते हैं वो उसके लिए आपको ये नोट्स बहुत ज़रूर पूरा कराएंगे। बहुत सारे लोग यही पढ़ के टीचर बने हुए हैं 69,000 और 68,000 वैकेंसी में। तो उन्हीं के नोट्स हम आपके सामने ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप मांगेंगे इसका पीडीएफ तो पीडीएफ ही अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण, इसके बाद देखेंगे परिस्थिति और फिर परिस्थिति तंत्र। पर्यावरण के बारे में पढ़ें तो देखो, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ को क्या कहेंगे हम लोग? पर्यावरण कहेंगे। अच्छी तरह समझ आ गया कि नहीं? इसके बाद इसकी परिभाषा हम देखते हैं। एक ऐसा वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो एवं वातावरण में जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हों, तो क्या कहलाएंगे? वो पर्यावरण कहलाएगा। समझ आ गया? ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या हुआ? तो पर्यावरण की पहली बात तो ये बता सकते हैं आप कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण, जिसका परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ आवरण ही पर्यावरण है, ठीक है। इसके बाद दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं? एक ऐसा वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो एवं इस वातावरण में जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हों। कैसे घटक शामिल हो? जैविक और अजैविक। ये घटक क्या हैं? आगे चलेंगे पूरा संपूर्ण आपको, जैसे जो भी शब्द है ना, ये सब चीज़ें जब पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद कहेंगे कि हमें सब पता है। जैविक क्या है, अजैविक घटक क्या हैं, ये सब चीज़ें आप बता ले जाओगे। बस अभी आपको शांतिपूर्वक पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। पर्यावरण के भाग की बात करें, परिभाषा तो हमने जान ली है, अब पर्यावरण के भाग के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के दो भाग होते हैं, पहला प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। पहला प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण क्या होता है? जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, चार मंडल होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक या भौतिक के कितने भाग होते हैं? चार। कौन कौन से? जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इसी तरह अगर जैविक पर्यावरण की बात करें तो वो होता है वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए, चंदन के, बांस के, नीम के, रबड़ के, ये सब क्या हैं? वनस्पति या पेड़ पौधे तो हैं, और दूसरा क्या है? जीव जंतु। तो जैविक में देखेंगे तो दो, वनस्पति पेड़ पौधे और दूसरा है जीव जंतु। प्राकृतिक की बात करेंगे जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जलमंडल क्या है? 71% क्षेत्र घेरा हुआ है। और स्थलमंडल क्या है? 29% भाग है। इन्हीं स्थलमंडल जलमंडल के बीच में जीव विराजमान है, ठीक है। अब हम देखो, समझ आ गया कि नहीं? पहले ये बताओ पर्यावरण के बारे में समझ आ गया कि नहीं? अगर समझ आ गया है कि पर्यावरण के बारे में हमने क्या क्या देख लिया है, तभी हम आगे चलेंगे इकोलॉजी अर्थात परिस्थिति तंत्र के बारे में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले परिस्थिति देख लेते हैं। परिस्थिति क्या हो? देखो, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया।
परिस्थिति शब्द इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया। कब किया? सन 1866 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? अब पेपर में इस तरह आया था कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? चंदन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन में, पूर्वी भारत में या मेघालय में? इसके बाद बांस कहाँ? सदाबहार वन, पूर्वी भारत, मेघालय। नीम कहाँ? पतझड़, पर्णपाती, प्रायद्वीप भारत। रबड़ कहाँ? सदाबहार वन, पूर्वी भारत या मेघालय। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये हमने क्वेश्चन बताए इस वजह से बता रहे हैं कि जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं। अब अगला पूछ लेता है, खरगोश कौन से उसका है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, कौन सा घटक है? हिरन, बकरी, मछली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आपको पूरा विस्तृत अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक भी पॉइंट पर्यावरण का 10 नंबर सुपरटेट में आने कहीं नहीं जाएगा। अर्नेस्ट हैकेल या हैवेल के अनुसार इकोलॉजी को इंग्लिश में ओकियोलॉजी लिखा जाता है। और यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, ओकियो का मतलब होता है निवास, और लोगस तो हमेशा आप पढ़ते आए हैं टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। लॉगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। अर्थात इकोलॉजी, इको का मतलब इन्होंने निवास बताया है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात निवास का अध्ययन करना ही क्या है? इकोलॉजी है। अर्थात निवास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ओकियोलॉजी या इकोलॉजी कहलाता है। इनका अध्ययन प्रकृति में क्या उपयोगिता है तथा इनके आधार पर उनका दोहन, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पहला हमने पढ़ा पर्यावरण, दूसरा हमने पढ़ा पारिस्थितिकी, और तीसरा पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। पहला क्या था? इन्वायरमेंट। पहला क्या था? इन्वायरमेंट। देखिए, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत अच्छी बनती है। पहला क्या है? इन्वायरमेंट, दूसरा है इकोलॉजी, और तीसरा क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इको का मतलब होता है निवास और सिस्टम का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीका। अगर यहाँ सिस्टम हट जाता, लॉजी लग जाता, तो हो जाता अध्ययन करना। निवास का अध्ययन करना ही परिस्थितिकी है। ठीक है, और निवास का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या है? इकोसिस्टम है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। निवास स्थान के क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करना, उनके मध्य में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा हो तो वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपकी भाई बहन मित्र दोस्त सब लोग जान जाएं कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, हमने पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पता कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया कि इसमें कुछ नहीं है। निवास का सिर्फ क्रमबद्ध अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, और क्रमबद्ध हटा दो तो वही निवास का सिर्फ अध्ययन करना पारिस्थितिकी हो जाता है। इकोलॉजी, इको का मतलब युग, पर युग होता है। युग का मतलब समझ रहे हैं? समय, जो काल चल रहा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। हमने पहले बता दिया था, इसको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी शब्द आपको वैसा नहीं लगेगा, सब शब्दों से आप परिचित हो जाएंगे। जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं।
जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से O2 क्या करते हैं, वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल से CO2 पेड़ पौधों में चली जाती है, अर्थात पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, पेड़ पौधों से वर्षा होती है जो कहाँ जाती है, स्थल मंडल में जाती है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखिए, वर्षा हुई, वो जलमंडल। अब वर्षा कैसे होती है, सबसे पहले आप अच्छे से समझें। ये जैसे मान लो जलमंडल है, जलमंडल का मतलब जहाँ जल भरा हुआ है। ठीक है, समुद्र हो गया, तालाब हो गए, पोखर, झील, नदी, नाले, सब जगह से। अब इसमें क्या हुआ, धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, और जल वाष्पित होकर क्या करता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद बादलों में संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया होने के बाद ये बादल एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होने के बाद अपने मौसम के अनुसार ये बारिश कर देते हैं, और वर्षा करने के बाद ये जल स्थल मंडल में आता है, और स्थल मंडल में आने के बाद जब बारिश लगातार होती रहती है तो वनस्पतियों की संख्या बढ़ जाती है, और वनस्पतियों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो सीधी बात है CO2 पेड़ पौधे लेते हैं और O2 देते हैं, रात में उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब रात में पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड दिन में पेड़ पौधे लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं, जबकि रात में पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। समझ आ गया? आगे चलेंगे। जब ज़्यादा वर्षा होगी, किस कारण से होगी, तापमान क्यों बढ़ता है, पूरी पृथ्वी का अध्ययन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे कि सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ उगती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, शीतोष्ण जोन कौन से होते हैं, सारी विस्तृत रेखा जो एक एक बाई सब चैप्टर वाइज कवर करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव, मकर रेखाएं कितनी हैं, और उत्तरी देशांतरों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें पूरी लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग कवर करते चलेंगे। जितना पढ़ाएंगे सब इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, व्यर्थ का कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बात करते हैं सरकारिया समिति किससे संबंधित है, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसी के पार्ट में हम बीच बीच में आपको ऐसा मटेरियल देते रहेंगे जिसको आप नोट डाउन करना ही करना है। पहला समिति से क्वेश्चन बनना ही बनना है। सरकारिया समिति किससे संबंधित है, तो वह केंद्र राज्य सरकार से संबंधित है। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, किसानों की आय से संबंधित। MSP से संबंधित है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केलकर समिति किससे संबंधित है, GST से। गरीबी उन्मूलन से कौन कौन सी समितियां संबंधित हैं, तो सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति। नेक्स्ट है मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो यह बीमा सुधार से संबंधित है। रेल बजट आम बजट को मिलाने वाली समिति विवेक देव राय समिति है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किससे संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, 22 है, 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है, जो 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुई। कोवैक्सीन निर्माण किससे संबंधित है, भारत बायोटेक से संबंधित है। विश्व का पहला टीका किसने बनाया है, एडवर्ड जेनर ने, चेचक से संबंधित है। IMF की मुद्रा किससे संबंधित है, SDR से, स्पेशल ड्राइंग राइट से। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी
केन्या में है। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये एक लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल हम चलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में टोटली अच्छी तरह से और पढ़ेंगे। डेली चलते रहेंगे, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।